नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। 1857 की क्रांति को हम लोगों ने लगभग देख लिया है हर एक एंगल से। और आज के इस वीडियो में हम इसके स्वरूप के बारे में जानेंगे। स्वरूप कहने का मतलब होता है कि इस विद्रोह या क्रांति जिसे कह लें या स्वतंत्रता संग्राम कह लें, तो इसका नेचर क्या था या स्वरूप क्या था, इसके उद्देश्य क्या थे, इन सब सारी चीज़ों को लेकर अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनमें एक मत नहीं है। इतिहासकार इसके संबंध में ब्रिटिश इतिहासकार या यूरोपियन इतिहासकार इसे कुछ और मानते हैं, भारतीय इतिहासकार कुछ और मानते हैं। भारतीय इतिहासकार में भी कुछ मतभेद है। कुछ इसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, कुछ सिपाही विद्रोह कहते हैं। तो इसके स्वरूप को लेकर इतिहासकारों में एकता नहीं है, एक मत के नहीं है इतिहासकार। अब हम जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, बनते हैं, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, स्वरूप क्या होता है कि किसकी स्थिति क्या है और वो अपनी सहूलियत के अनुसार ही चीज़ों को मानता है कि उसके फेवर में कौन सी चीज़ें होंगी, क्या बतलाने से उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा और कम से कम उसका नुकसान हो। तो वैसी सहूलियत को देखकर ही कोई अपना मन बनाता है और उसी के अनुसार किसी चीज़ पे टिप्पणी करता है, किसी चीज़ पर कमेंट करता है। तो ऐसी ही स्थिति 1857 की क्रांति को लेकर भी थी। अब इसमें अलग अलग जो लोग थे, पक्ष थे, उनके दृष्टिकोण अलग अलग थे या उनके कहले के हित अलग अलग थे। जैसे ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद को लें तो आप उसको इस नज़रिए से देखिए कि कोई भी अगर सरकार होगी तो वो क्या कभी मानेगी किसी आंदोलन को लेकर, वो कभी भी नहीं मानेगी कि ये आंदोलन उसके विरोध में है। उसका किसी भी सरकार का पक्ष क्या होगा, वो कहेगी कि ये विरोधियों की साजिश है या इसमें जो है राष्ट्र विरोधी तत्व शामिल हैं। तो इस तरीके की चीज़ें कोई भी सरकार कहेंगी अगर कोई भी आंदोलन खड़ा होगा तो। लेकिन अगर उसका विपक्षी जो होंगे या सरकार में नहीं है, तो उसके विरोधी जो पक्ष होंगे, राजनीतिक दल होंगे, वो क्या कहेंगे? तो उनका तो मत यही होगा कि सरकार अलोकप्रिय हो गई है, सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि जनता इसको नापसंद कर रही है और वो एक बहुत बड़ा विद्रोह खड़ा कर रही है। तो ये दो पक्ष हैं। अब यहाँ पे आप देखिए तो ब्रिटिशर्स लोगों में भी ऐसी ही भावना थी। जैसे ब्रिटिश संसद ने क्या माना इसको या ब्रिटिश सरकार ने क्या माना, तो ब्रिटिश सरकार ने माना कि यह मात्र एक सिपाही विद्रोह था। यह बड़े पैमाने का कोई विद्रोह नहीं था जिसमें कि भारतीय जनता या भारतीय जनमानस इस विद्रोह में शामिल हो, बल्कि सिर्फ सिपाहियों का ये विद्रोह था। ऐसा कहकर सरकार अपने को बचाने की कोशिश करती है, सेव करती है। ये सरकार का नजरिया था। अब डेजरा वायली एक नेता होते हैं ब्रिटेन में, वो विपक्ष के होते हैं, अर्थात जिस पार्टी की सरकार होती है उससे अलग वो राजनीतिक दल के एक प्रमुख नेता होते हैं, विपक्षी नेता होते हैं। वो क्या कहते हैं? उनका कहना होता है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। अर्थात 1857 की जो क्रांति थी, इसको डेजरा वायली ने एक राष्ट्रीय विद्रोह माना। अब अलग अलग जो इतिहासकार हैं, यूरोपियन इतिहासकार और खासकर ब्रिटिश इतिहासकार, इनके बारे में हम जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है इस विद्रोह के बारे में। तो चार जो मुख्य नाम हैं वो हैं सीले, मालेसन, जॉन लॉरेंस और होम्स। इनका ये मानना था कि 1857 की क्रांति मात्र एक सिपाही विद्रोह था। अब इनके ऐसा मानने, सरकार भी यही मान रही थी, वहाँ की ब्रिटेन की सरकार, जो उनका
औपचारिक जो बयान, औपचारिक जो उनका दृष्टिकोण था ब्रिटिश सरकार का और संसद का, यही था कि यह एक सिपाही विद्रोह था। उसी प्रकार से ये जो चार मुख्य इतिहासकार थे, इनका भी यही मानना था कि ये एक सिपाही विद्रोह था। अब इसको समर्थन करने वाले कुछ भारतीय इतिहासकार भी थे। तो वो कौन कौन से थे? तो एक तो बड़ा नाम है सर सैयद अहमद खान और दूसरे थे दुर्गादास मजूमदार। इन दोनों का भी ये मानना था कि ये एक सिपाही विद्रोह ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसी में से एक जॉन लॉरेंस है, उनका ये कहना था, जॉन लॉरेंस का, कि विद्रोहियों में अगर कोई एक भी योग्य नेता होता तो हमारा साम्राज्य सदैव के लिए या हमेशा के लिए समाप्त हो गया होता। अर्थात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स का कह लें कि भारत में जो शासन उस समय चल रहा था, अगर भारतीयों में कोई योग्य नेता होता तो उनका शासन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता 1857 की क्रांति में। डब्ल्यू टेलर और आउटरम, इनका क्या कहना था? तो इन्होंने एक सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया। वो सांप्रदायिक रूप क्या था? तो इनका ऐसा मानना था कि यह विद्रोह ईसाइयों के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिमों का मिला जुला षड्यंत्र था। अर्थात हिंदुओं और मुस्लिम मिलजुल कर ईसाई के विरुद्ध लड़ रहे थे, ऐसा इनका कहना था टेलर और आउटरम का। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। ठीक है, अब हम आते हैं और कौन से इतिहासकार हैं। एक और रीच नामक इतिहासकार हैं। ये कुछ और भी आगे बढ़ गए धर्मांधता को लेकर, या कह लें कि धार्मिक रूप देने के लिए इसको वो और भी कड़ी टिप्पणी करते हैं। और उनका मानना होता है कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध था। धर्मांध यहाँ पर किन्हें कहा जा रहा है? तो भारतीयों को धर्मांध कहा जा रहा है, खास करके हिंदू और मुस्लिमों को धर्मांध कहा जा रहा है। और ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। उसके बाद एक और इतिहासकार हैं होम्स। उनका कहना था कि ये बर्बरता और सभ्यता के मध्य का युद्ध था। बर्बरता यहाँ कहने का मतलब है कि बर्बर वो भारतीय को मान रहे हैं और अपने को, अर्थात अंग्रेज अपने आप को या ईसाइयों को वो सभ्य मानते हैं। और उनका ये मानना था होम्स का कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध था। सर जे केवी, ये कौन थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गुप्तचर के प्रमुख थे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि उस समय जो भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन चल रहा था। तो इसके गुप्तचर के प्रमुख थे, अर्थात वो सरकार के एक प्रमुख अधिकारी थे। तो वो भी ऐसी चीज को नहीं मानेंगे कि जिससे सरकार की फजीहत हो। यही उनका रवैया होगा, तो इनका भी उसी तरीके का होगा। इन्होंने क्या कहा कि अश्वेतों का श्वेतों के विरुद्ध युद्ध था। अश्वेत अर्थात कि ब्लैक और गोरों के विरुद्ध ये ब्लैक लोगों का युद्ध था, ऐसा इन्होंने कहा। गुप्तचर प्रमुख थे सर जे केई। अश्वेतों का श्वेतों के विरुद्ध युद्ध। उसके बाद एक और इतिहासकार नहीं है, ये तो जज हैं। और ये जज जो है बहादुर शाह जफर को जब पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, तो इस मुकदमे को देखने वाले जो जज होते हैं, जो सुनवाई करने वाले, सुनने वाले जो जज होते हैं, उनका नाम होता है हैरियर। तो हैरियर ने भी 1857 की क्रांति के बारे में अपना एक वक्तव्य दिया था, एक कमेंट किया था। और उन्होंने कहा था कि क्रांति की जड़ें राजमहल तक फैली थी। ये जो 1857 की क्रांति हुई, इसकी जड़ें जो थी वो राजमहल तक फैली हुई थी। इसके बाद व्हीलर एक और इतिहासकार हैं।
इनका कहना है कि एशियाई स्वभाव का परिचायक है। व्हीलर का ये मानना था कि एशियाई स्वभाव इसी तरीके का होता है कि विद्रोह होते रहते हैं और ये उसी का परिचायक है। 1857 की जो क्रांति हुई है। रॉबर्ट्स यह मुख्यतः मुस्लिम षड्यंत्र था। और टी.आर. होम्स जिन्होंने यहाँ पे एक बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध जो स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी। ये इम्पॉर्टेंट बुक है। इसी बुक में इन्होंने कहा था कि बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य का युद्ध है। अब हम आते हैं भारतीय इतिहासकारों के बारे में कि भारतीय इतिहासकारों ने अलग अलग इतिहासकारों ने क्या कहा। तो इसमें भी कुछ पक्ष हैं। इसमें एक पक्ष तो ये है कि भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद भारत सरकार ने 1857 की क्रांति के बारे में एक रिसर्च के लिए या एक अपना सरकारी इसको किस तरीके से मानती है इस पर जांच पड़ताल के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के अंतर्गत 1857 पर एक रिसर्च के लिए टीम गठित किया और इसके प्रमुख बनाए गए थे सुरेंद्र नाथ सेन। तो सरकार का इसमें क्या स्टैंड था वो इसी कमिटी के ऊपर निर्भर करती है। तो एसएन सेन शॉर्ट में इन्हें कहा जाता है और कुछ जगह में अगर पूरा नाम दिया होगा तो सुरेंद्र नाथ सेन। तो ये सरकारी इतिहासकार थे और 1857 के संबंध में इनको रिपोर्ट देना था कि इसका स्वरूप क्या था। तो इनका ये कहना था कि धर्म के 1857 की इन्होंने एक बुक लिखी थी 1857। उस बुक का ही नाम है 1857। तो इसमें इन्होंने कहा कि धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अर्थात इन्होंने सरकारी जो स्टैंड था उसको इसने तरीके से बनाया कि ये एक बीच का रास्ता अपनाया कि शुरू तो जरूर एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ, परंतु इसका अंत जो है एक राष्ट्रीय संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। ऐसा सरकार का स्टैंड था। सरकारी इतिहासकार जो थे इनका ये मानना था। एक और महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं आर.सी. मजूमदार। इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र मजूमदार। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। इनका क्या कहना था कि न तो प्रथम था 1857 की क्रांति के बारे में कहा जाता है ना कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, राष्ट्रीय संग्राम था। तो इनका क्या कहना था कि न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न कोई संग्राम था। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? तो इनके बारे में जानना होगा कि आर.सी. मजूमदार जो हैं, आर.सी. मजूमदार किस तरीके के इतिहासकार थे और उनकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि 1857 की क्रांति के बारे में सरकार ने एक अपना स्टैंड लेने के लिए रिसर्च टीम गठित किया था। तो उस टीम में इन्हें भी लिया जाना था, आर.सी. मजूमदार को लिया भी गया था, परंतु समिति के जो अन्य सदस्य थे उनके साथ आर.सी. मजूमदार का विवाद उत्पन्न होता था। अधिकतर मामलों में इनके विवाद होते थे। तो ऐसी स्थिति में जो समिति बनी हुई है उस समिति के बीच में ही एकता नहीं है और वो विवाद कुछ ज़्यादा ही रूप लेता था अलग तरीके का। तो सरकार ने क्या किया कि अंततः आर.सी. मजूमदार को उस कमिटी से बाहर कर दिया। तो जब उस कमिटी से मजूमदार साहब को बाहर किया गया तो इन्होंने क्या किया, तो ये अब 1857 की क्रांति के संबंध में पूरी तरीके से सरकार का जो पक्ष है उसके विरोध में ये चले गए और ये सिद्ध करने की कोशिश करते रहे और इन्होंने किया भी। अपने बुक में अलग अलग तर्कों के साथ ये सिद्ध करने का कोशिश किया कि सरकार का जो स्टैंड है वो सही नहीं है।
तो उसी में इनका जो आप स्टेटमेंट देखिए वो क्या है कि न तो यह प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न कोई संग्राम था। इनका एक और स्टेटमेंट बहुत फेमस हुआ था और वो इन्होंने कहा था कि जीवित सीजर से तो अच्छा मरा हुआ जूलियस सीजर था। इनका कहने का अर्थ यह था कि भारतीयों ने जो ये क्रांति की बिगुल बजाई, उस समय जो संघर्ष इन्होंने किया, क्योंकि संग्राम तो इन्होंने माना ही नहीं, तो इनके अनुसार ये कहना था कि भारतीयों ने जो संघर्ष किया तो ये स्वतंत्रता संग्राम के रूप में लड़ा या लड़ने की कोशिश की और अपनी शक्ति को का प्रदर्शन कर लिया। अर्थात कि ब्रिटिश लोग जो थे उनके सामने भारतीयों की शक्ति का पता चल गया कि इनमें शक्ति कितनी है। तो इससे अच्छा तो था कि सीजर मरा हुआ था, कि कम से कम ब्रिटिशर्स को ये अनुमान तो नहीं था कि भारतीयों की शक्ति क्या है। अब तो ब्रिटिशर्स लोग जो है भारतीयों की शक्ति से परिचित हो गए, तो इसलिए इन्होंने कहा कि जीवित सीजर से तो अच्छा मरा हुआ जूलियस सीजर था। इसके बाद कुछ और भी इन्होंने तर्क दिए कि ये संघर्ष देश के अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल इसका स्वरूप अलग अलग था। जैसे कुछ क्षेत्रों में ये सिपाही विद्रोह के रूप में था, जैसे कि पंजाब में और मध्य प्रांत में यह सिपाही विद्रोह था। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों में ये मानते हैं कि ये जन विद्रोह था। झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले जो एरिया हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, इन सब क्षेत्रों के बारे में इन्होंने कहा कि यहाँ पे स्वरूप जनजातीय था। दक्षिण भारत जो थे है वो इस विद्रोह से बिल्कुल अछूता ही रहा लगभग। तो इस तरीके से ये अलग अलग इनके तर्क थे और इन्होंने अपना सरकार के विरुद्ध जो भी इन्होंने तर्क दिए उसको प्रूव करने की कोशिश की। अब एक और महत्वपूर्ण इतिहासकार होते हैं, उनका नाम होता है अशोक मेहता, और इन्होंने एक बुक लिखी थी द ग्रेट रिवेलियन, और इसमें उन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति का स्वरूप राष्ट्रीय था। एक और महत्वपूर्ण और काफी महत्वपूर्ण इतिहासकार है, हालांकि ये स्वतंत्रता सेनानी हैं और ये राइट विंग से बिलोंग करते हैं, विनायक दामोदर सावरकर। और इन्होंने ही फर्स्ट टाइम ये कहा था कि 1857 की क्रांति पहला स्वतंत्रता संग्राम था। और ऐसा कहने के पीछे मुख्य कारण ये था कि ये भारतीयों में एक जोश भरना चाहते थे और स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे और तेज गति से इसको आगे बढ़ा के भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। तो उसी संबंध में इन्होंने एक किताब लिखी थी और उस बुक का नाम था द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसमें इन्होंने कहा कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। और ये पहले भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने कि इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं। इनका क्या सोच था? तो इन्होंने कहा कि यह सिपाही विद्रोह नहीं अपितु स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। जाहिर सी बात है, वो प्रधानमंत्री थे तो सरकार का दृष्टिकोण क्या होगा? जो उन्होंने लड़ाई से हासिल किया है तो उसको जाहिर सी बात है कि ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बतलाने की कोशिश करेंगे। तो यही इनका भी मानना था कि ये सिर्फ सिपाही विद्रोह नहीं था बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ा गया एक भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। पीसी जोशी, इनका यह मानना था कि यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला विप्लव था और इन्होंने एक किताब लिखी थी रिबेलियन। इसी बुक में इन्होंने जिक्र किया था कि यह राष्ट्रीय और सामान्य जनता तक फैला विप्लव था। एक और इतिहासकार शशि भूषण चौधरी हैं। उनका यह मानना था कि यह सैनिक एवं असैनिक दोनों का मिला जुला रूप था। सैनिक और असैनिक दोनों का मिला जुला रूप था, मतलब सिर्फ सैनिक विद्रोह भी नहीं था, सिर्फ जन विद्रोह भी नहीं था, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप था। तो पीसी जोशी और शशि भूषण चौधरी
की जो मान्यता थी लगभग एक तरीके का था। अब हम आते हैं लास्ट में पाकिस्तानी इतिहासकारों के बारे में। तो दोस्तों, पाकिस्तानी अगर इतिहासकार होंगे तो उनका क्या मानना होगा, आप खुद एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ तो वो तो धर्म के आधार पे हुआ, उसकी राष्ट्रीयता जो है एक मुस्लिम धर्म के को केंद्र में रखकर पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तो उनका क्या सोचना होगा, तो उनका हमेशा से यही सोचना रहा पाकिस्तानी इतिहासकारों का कि यह मुस्लिमों के द्वारा लड़ा गया स्वतंत्रता संग्राम था। अर्थात तो जब भी आप पाकिस्तानी इतिहासकार की बात करेंगे तो इतिहासकार अगर बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन जो भी चले या भारत जो स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, इसमें सिर्फ मुसलमानों का हाथ है। मुसलमान जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ रहे थे, हिंदू इसमें बिल्कुल साइलेंट थे। तो यही इनका पाकिस्तानी इतिहासकारों का स्टैंड था। अब मान लीजिए कि किसी भी एग्ज़ाम्स में अगर पूछा जाता है और आपको पता नहीं है, अंदाज से अगर आपको टिक करना हो आंसर पे, तो आप ये देखिएगा कि स्टेटमेंट किस तरीके का है और उसको एक जोड़ने का प्रयास करिएगा कि वो व्यक्ति जो है किस तरीके का स्टेटमेंट है। ये वामपंथी विचार से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है, दक्षिणपंथी विचार से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है, भारतीय से जुड़ा हुआ है या विदेशी से जुड़ा हुआ है। विदेशी में भी है तो सरकारी स्टैंड है या विपक्ष का स्टैंड है, भारत में है तो भारत का क्या स्टैंड है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ अगर कोई इतिहासकार है, तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा के आंसर तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दें। फिर से मिलते हैं आगे की वीडियो में।